हेलो एंड वेलकम बैक टू द सिविल पॉइंट यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज दोस्तों हम एमपीएससी के प्रीवियस ईयर सोल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। मतलब यहाँ से आपके जो जेई का एग्जाम होने वाला है, एमपी के व्यापम जेई का एग्जाम होने वाला है, उसमें इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए और उनका डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 51 से क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड टर्म एज पोइस इक्विवेलेंट टू। देखो दोस्तों, यहाँ पे बोला है कि आपने बताना है डायनामिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या होगा इन टर्म्स ऑफ पोइस। इन टर्म्स ऑफ पोइस, तो ये तो आपको पता होगा कि पोइस किसकी यूनिट होती है। ये होती है दोस्तों डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट। बट यहां पे आपने सिर्फ इतना बताना है कि पोइस किसके इक्विवेलेंट होता है। तो देखो, पोइस एक सीजीएस यूनिट है दोस्तों, मतलब इसमें सेंटीमीटर आएगा, और फोर्स की यूनिट आपकी आएगी डाइन में। ठीक है, तो देखो अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो एसआई यूनिट हो जाती है दोस्तों पास्कल सेकेंड। पास्कल को हम लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और सेकेंड आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो देखो यहां पे न्यूटन को अगर मैं सीजीएस में लिखने जाऊं दोस्तों तो इसको लिखेंगे डाइन। इसको क्या लिखेंगे? डाइन। ठीक है, वहीं पे दोस्तों मीटर स्क्वायर को अगर मैं सीजीएस में लिखने जाऊं तो ये लिखेंगे दोस्तों सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड आपका दोनों में सेम रहता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड। ठीक है, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी को बोलते हैं दोस्तों पोइस। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को पोइस बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सिंपल क्वेश्चन है, इतने हार्ड भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं एई में। सिमिलर होते हैं जैसे कि आपके जेई में होते हैं। ठीक है, बस थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस होता है, क्वेश्चंस को पूछने का तरीका अलग होता है। तो चलिए दोस्तों हम देखेंगे डायनामिक विस्कोसिटी क्या होती है। इसके बारे में कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहां पे मैंने लिखा है विस्कोसिटी। अब देखो विस्कोसिटी क्या होती है। विस्कोसिटी अगर मैं हिंदी में बताने जाऊं दोस्तों, विस्कोसिटी चिपचिपाहट होती है। आपने भी इन चीजों को फील किया होगा, जैसे कि दोस्तों ऑयल। ऑयल इसका बेस्ट एग्जांपल है। ऑयल में क्या होता है दोस्तों? चिपचिपाहटपन होती है। उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं विस्कोसिटी। अगर टेक्निकली बात की जाए तो विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी इज ए फिनोमिना which resist the relative motion, which resist the relative motion। तो विस्कोसिटी क्या है दोस्तों? विस्कोसिटी एक रेजिस्टेंस है ऑफर्ड बाय फ्लूइड। ये एक रेजिस्टेंस है जो क्या करता है दोस्तों? जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अब रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है? एक लेयर फास्ट चल रही है दोस्तों, एक लेयर स्लो चल रही है। इन दोनों के बीच में जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है दोस्तों, इसी को क्या बोल रहे हैं दोस्तों? इसी को बोल रहे हैं हम रिलेटिव वेलोसिटी। अब ये मेरा हाथ है, ये ऊपर वाली लेयर है, ये नीचे वाली लेयर है। ये हमने माना दोस्तों फ्लूइड की ऊपर वाली लेयर है, ये फ्लूइड की नीचे वाली लेयर। ये तेज चल रही है और ये धीमा चल रही है। तो धीमे चलने वाली इस तेज चलने वाली पर एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी, एक रेजिस्टेंस लगाएगी। उसी को क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे विस्कोसिटी। अब यहां पे दोस्तों विस्कोसिटी से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि दोस्तों यूनिट। यहां पे यूनिट पूछी जाएगी आपसे। ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रेशर का क्या वेरिएशन आता है ये पूछा जाएगा। तो चलिए सभी के बारे में बात करते हैं। तो यहां पे दोस्तों हमने लिखा है शियर स्ट्रेस।
जो शियर स्ट्रेस होती है इसको हम टो से डिनोट करते हैं, ये होता है दोस्तों डी यू अपॉन डी वाई इंटू म्यू। अब यहाँ पे टो क्या है, टो है दोस्तों शियर स्ट्रेस, टो क्या है शियर स्ट्रेस है। क्यों शियर स्ट्रेस है ये, देखो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा दोस्तों ध्यान रखना, जब भी फ्लूइड मोशन में होगा उस पर सिर्फ और सिर्फ आपकी कौन सी स्ट्रेस लगेगी, उस पर सिर्फ और सिर्फ आपकी शियर स्ट्रेस लगेगी, क्योंकि शियर स्ट्रेस ही कॉज करती है दोस्तों मोशन को, क्योंकि ये सरफेस पे लगती है, सरफेस पर एक फोर्स लगेगी शियर फोर्स, ठीक है, ये इसको रोल करेगी दोस्तों, और रोल करना ही क्या कहलाता है, रोल करना ही दोस्तों मोशन कहलाता है। तो जब भी फ्लूइड मोशन में होगा उसी टाइम दोस्तों इस पर जो भी स्ट्रेस लगेगी वो होगी आपकी शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस आपकी इक्वल होती है म्यू डी यू अपॉन डी वाई, ठीक है। डी यू अपॉन डी वाई क्या है दोस्तों, ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहां से भी आपको क्लियर कट पता चल रहा है कि म्यू कब एग्जिस्ट करेगा, जब वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा। अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो हो जाए उस केस में दोस्तों म्यू भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको दूसरे रूप में भी लिखते हैं, टो इक्वल टू म्यू डी थीटा अपॉन डी टी, इसको बोलते हैं दोस्तों रेट ऑफ चेंज या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, या कहीं कहीं पे आप इसको देखते हैं रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन, शियर डिफॉर्मेशन, इन दोनों का मतलब सेम है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों हम रेट क्यों लेते हैं, हम डायरेक्ट शियर स्ट्रेन क्यों नहीं लेते, तो इसका भी एक रीजन है, चलिए देखते हैं। लेट सपोज ये हमारा सॉलिड है, ये हमारा सॉलिड है दोस्तों, और मैं इस पर एक फोर्स लगा रहा हूं जो कि इसकी सरफेस पे लग रही है, तो क्या होगा, ये सॉलिड आपका कुछ इस टाइप से डिफॉर्म हो जाएगा, ये आएगा दोस्तों इसका थीटा। जो यहां पे जो थीटा है ये है दोस्तों शियर स्ट्रेन। बट इन केस ऑफ फ्लूइड इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, बिकॉज लेट सपोज हम अभी इसकी बात कर रहे हैं सॉलिड की, मैंने यहाँ पे 10 न्यूटन का एक फोर्स लगा के रखा है, ये लगाया दोस्तों मैंने 1 PM पर, ठीक है, और कोई भी डेट लिख सकते हैं आप। लेट सपोज मैंने 2/10/2022 को मैंने लगाया इसको, ठीक है, 2020 को लगाया। अब मैं इसको दोस्तों 3/10/2020 को देखने वाला हूं, तो क्या इसमें कोई चेंज आएगा, क्या शियर स्ट्रेन आपकी चेंज होगी, आंसर होगा दोस्तों नहीं। क्यों नहीं चेंज होगी, क्योंकि दोस्तों जो फोर्स लगा है वो कांस्टेंट है, जो फोर्स लगा है वो कांस्टेंट है। और सॉलिड क्या होता है दोस्तों, सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, मतलब कि उसमें बॉन्डिंग अच्छी होती है, ठीक है। तो जैसे ही आप फोर्स लगा के उसको डिस्टर्ब करेंगे, उसमें कोई भी स्ट्रेन आएगी, तो दोस्तों उसके बाद क्या होगा, ये एक अलग पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेगा, उसके बाद इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा अगर आपने फोर्स को नहीं बढ़ाया। इसलिए यहाँ पे दोस्तों हमने बोला है शियर स्ट्रेन। बट इन केस ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड में क्या होता है दोस्तों, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, और पार्टिकल के बीच में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में गैप ज़्यादा होता है, फ्रीली मूव करते हैं, तभी तो मूव कर पा रहे हैं। तो जैसे ही आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे वो दोस्तों कंटिन्यूअसली फ्लो करता जाएगा इसी फोर्स के साथ, मतलब इतना ही फोर्स आपने लगा के रखा है, बट धीरे धीरे वो क्या करेगा, वो उसमें दोस्तों डिफॉर्मेशन चालू हो जाएगा। अगर आज देख रहे हैं दोस्तों तो आज कुछ और स्ट्रेन होगी, कल कुछ और स्ट्रेन होगी, परसों कुछ और स्ट्रेन होगी। तो यहाँ पे हम पता कर सकते हैं कि भाई जब स्ट्रेन चेंज हो रही है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे टाइम के साथ स्ट्रेन चेंज होना ही दोस्तों रेट कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लेते हैं रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। अब बात करेंगे दोस्तों इस म्यू को क्या बोलते हैं, म्यू को दोस्तों बोलते हैं डायनामिक विस्कोसिटी या फिर विस्कोसिटी या फिर एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। ध्यान रखना है, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या फिर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये 4-5 नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है,
सभी एक ही नाम है। तो ये चीजें हमने अभी डिस्कस की हैं। सीजीएस में इसकी यूनिट हो जाती है दोस्तों पोइस, और पोइस इक्वल होता है डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और दोस्तों ध्यान रखना है 1 पास्कल सेकंड इक्वल होता है 10 पोइस के। आप इसको यहां पे पुट करके भी देख सकते हैं यहां पे, ठीक है। डाइन का वैल्यू रखना और सेंटीमीटर स्क्वायर का मीटर में वैल्यू रखना, तो आपको पता चल जाएगा कि 1 पास्कल सेकंड 10 पोइस के इक्वल होता है। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखो इसकी डायमेंशन पे भी क्वेश्चन बनता है, इसकी डायमेंशन पूछी जाएगी। तो डायमेंशन हो जाएगी दोस्तों m1 L-1 T-1। आप यहां से भी निकाल सकते हैं, तो इक्वल टू म्यू du अपॉन dy से। यहां से आपने किसका निकालना है, म्यू का निकालना है, तो ये हो जाएगा टो अपॉन du अपॉन dy। तो यहां से आप सिंपली निकाल सकते हैं, आसानी से निकल जाएगा। अब देखो टेम्परेचर का वेरिएशन आप सभी को पता होगा, प्रेशर का वेरिएशन आपको सभी को पता होगा, तो आप यहां से पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। व्हाट इज द हाइट ऑफ फ्लूइड राइज व्हेन द कैपिलरी with the diameter d is dipped into the in the fluid having a density rho and surface tension sigma। तो यहाँ पे आपने क्या बताना है दोस्तों, यहाँ पे आपने बताना है कि कैपिलरी राइज कितना होगा या फ्लूइड कितना राइज करेगा किसी कैपिलरी ट्यूब में। इसमें इसका डायमीटर दिया है, डेंसिटी दी है फ्लूइड की, और सरफेस टेंशन दिया है। सरफेस टेंशन आप सभी समझते होंगे, सरफेस टेंशन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसका फॉर्मूला बताना है कि किस टाइप से दोस्तों हम राइज निकालते हैं। तो देखो इसके लिए मैं एक आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। ये हमारा एक कैपिलरी ट्यूब है, और ये है कोई कंटेनर जिसमें रखा हुआ है। यहां पे दोस्तों वाटर फिल है, लेट सपोज वाटर फिल है, अभी हम वाटर की बात कर रहे हैं। तो देखो ये आपका राइज करेगा और ये बनाएगा कॉनकेव मिनिस्कस, कॉनकेव मिनिस्कस। ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि जब राइज करता है तो कैसा मिनिस्कस बनता है, और जब फॉल करता है तो कैसा मिनिस्कस बनता है। जब राइज करेगा तो कॉनकेव मिनिस्कस बनेगा दोस्तों। इसका भी रीजन है, बट मैं यहाँ पे बताने जाऊंगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, कम से कम 1 घंटा लग जाएगा इसी को अगर समझाने जाऊं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे इस प्रेशर को कंपनसेट करने के लिए, यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, तो इस प्रेशर को कंपनसेट करने के लिए ये एच हाइट इंक्रीज करता है, और इसी को हम निकालते हैं दोस्तों 4 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो जी डी से। यहाँ पे सिग्मा क्या है, सिग्मा है दोस्तों सरफेस टेंशन, थीटा है दोस्तों यहाँ पर कॉन्टैक्ट एंगल, रो आपको पता है, जी आपको पता है, डी आपको पता है, डी है दोस्तों डायमीटर ऑफ ट्यूब, ठीक है। तो ऐसे आप क्या निकाल सकते हो, ऐसे आप दोस्तों कैपिलरी राइज निकाल सकते हो। अब ये तो बात है दोस्तों किसकी, ये बात है दोस्तों वाटर की। तो वाटर के केस में क्या होता है, एडेजन ज्यादा होता है कोहिजन से। तो जिस केस में भी एडेजन ज्यादा होगा कोहिजन से, उस केस में दोस्तों राइज करेगा। ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस केस में एडेजन ज्यादा होगा कोहिजन से, एडेजन क्या होता है दोस्तों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, या बिटवीन द डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल। तो देखो यहां पे बात कर रहे हैं, ये ग्लास की ट्यूब है दोस्तों और ये वाटर है, तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फ्लूइड के बीच में अट्रैक्शन, ठीक है। तो
इस कारण दोस्तों ये राइज करता है। राइज करने का कारण क्या है? राइज करने का कारण है दोस्तों प्रेशर को कंपेंसेट करता है, ठीक है, ये कारण नहीं है, ठीक है। इसके कारण दोस्तों ये कॉनकेव मेनिस्कस बनता है, इसके कारण ये कॉनकेव मेनिस्कस बनता है, ठीक है। अब बात करेंगे, दूसरा पॉइंट आपने ध्यान रखना है, थीटा हमेशा इस केस में 90 से कम होगा। आप यहां से देख सकते हैं, ये ऐसे में अगर इस पर टेंजेंट ड्रॉ करूं और ये निकालूं दोस्तों, ये थीटा निकल जाएगा। आप देख रहे हैं थीटा हमेशा 90 से कम होगा अगर एडिशन ज्यादा है कोइजन से, मतलब अगर राइजिंग का केस है। वहीं पे दोस्तों केस नंबर सेकंड आता है फॉल। तो फॉल में क्या होगा? फॉल में कुछ इस टाइप से ये फॉल कर जाएगा और कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाएगा। आप देख रहे हैं ये कॉन्वेक्स मेनिस्कस है। ये कैसा है? कॉन्वेक्स मेनिस्कस। तो ये कब होता है? ये होता है दोस्तों जब कोहिजन एडिशन से ज्यादा होता है, जैसे कि दोस्तों मरकरी। और इस केस में जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो 90 से ज्यादा होगा, हमेशा 90 से ज्यादा होगा। आप देख सकते हैं ये हमेशा दोस्तों 90 से ज्यादा होगा। तो यहां पे ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, H इक्वल टू 4 सिग्मा कोस थीटा रो जी डी। अब देखो ये आर में भी दे देता है, आर में भी दे देता है, तो आपने ध्यान रखना है, ठीक है। जब आर में देगा तो ये हो जाएगा 2r, ऊपर से ये कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा 2 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो जी आर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, द प्रेशर इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड इज गिवन 3.925 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको दिया है प्रेशर इंटेंसिटी, किसी एक पॉइंट पर प्रेशर इंटेंसिटी दिया है 3.925 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द corresponding हाइट ऑफ फ्लूइड व्हेन द फ्लूइड हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी 1। तो यहाँ पे आपने बताना है कि कितनी हाइट होगी उस फ्लूइड की, उस पॉइंट के अबाउ कितनी हाइट होगी उस फ्लूइड की। चलिए बात करते हैं। देखो लेट सपोज एक ये हमारा कोई ग्लास, चलो ग्लास ले लेते हैं, या कोई भी ट्यूब है या कोई भी कंटेनर, इसमें वाटर फिल है, इसमें वाटर या फ्लूइड फिल है, फ्लूइड यहाँ पे फ्लूइड दिया है, ठीक है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है दोस्तों 1। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट की, इस पॉइंट पे प्रेशर दिया है 3.925 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने बताना है कि इसका कितना हाइट होगा, सिंपल यही आपने बताना है। तो देखो सिंपल है, हमको पता है ये स्टैटिक फ्लूइड है। ये कौन सा फ्लूइड है? स्टैटिक फ्लूइड। और स्टैटिक फ्लूइड में हम सभी जानते हैं P इक्वल टू प्रेशर इक्वल टू होता है रो जी एच, ठीक है, सिंपल है, P इक्वल टू रो जी एच। यहाँ पे रो क्या है? डेंसिटी, जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच क्या है? ये हाइट। अब जो ये डेंसिटी निकलेगी दोस्तों, फ्लूइड की डेंसिटी, ये कैसे निकालते हैं हम? ये निकालते हैं G इक्वल टू रो सब्सटेंस अपॉन रो डब्ल्यू। अब यहाँ पे G दिया है 1, तो रो एस हो जाएगा या रो फ्लूइड हो जाएगा दोस्तों रो डब्ल्यू के इक्वल। मतलब रो डब्ल्यू कितना होता है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे लगाएंगे, सभी चीज़ों को रखेंगे और हम दोस्तों अपना हाइट निकाल लेंगे P इक्वल टू रो जी एच करके। यहाँ पे P कितना है? 3.925 इंटू 10 टू की पावर 4। क्यों किया है? क्योंकि मैंने इसको मीटर स्क्वायर में चेंज किया है। इक्वल करेंगे रो इंटू जी, ये क्या हो जाएगा? गामा, और गामा कितना होता है? 9810 इंटू एच। एच निकाल लेंगे, इसको 9810 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा, लेट मी चेक दिस, 3.925 इंटू 10 टू की पावर 4 अपॉन 9810, ये आएगा दोस्तों हमारा 4, ऑप्शन नंबर सी। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि एई का एग्जाम है तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, सभी क्वेश्चंस सिमिलर ही होते हैं, बस पूछने का तरीका अलग होता है। अब आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 की।
यहां पे आपने बताना है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट ओनली व्हेन। आपने बताना है दोस्तों जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन होता है ये कब एग्जिस्ट करता है, इसका वजूद कब होता है दोस्तों, किस केस में एग्जिस्ट करेगा। यहां पे दिया है फ्लो इज लेमिनार, मतलब जब फ्लो लेमिनार होता है, या फिर आप बोल सकते हो लेमिनार फ्लो के केस में वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करता है, या फिर टर्बुलेंट फ्लो के केस में करता है, या फिर इरोटेशनल फ्लो के केस में करता है, या फिर रोटेशनल फ्लो के केस में करता है। तो आपने इसका आंसर बताना है। तो चलिए इस पर डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, और ये किस पैरामीटर पर डिपेंड करता है, और किस फ्लो पर दोस्तों ये, मतलब किस फ्लो में ये एग्जिस्ट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करेंगे क्यों इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो पहले बात करेंगे दोस्तों वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं फाइ से। इट इज द नेगेटिव, या ऐसे लिखेंगे इसके, इट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव डेरिवेटिव of this means velocity potential function gives the direction, gives the velocity in that direction। ये होता है दोस्तों वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। चलिए इसका मतलब समझते हैं, एक्चुअल में इसने बोला क्या। देखो ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हम कौन सी वेलोसिटी शो करते हैं, u, और वाई एक्सिस पे हम करते हैं दोस्तों v। अब देखो मैंने बोला है कि जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है, अगर मैं इसका दोस्तों नेगेटिव डेरिवेटिव लेता हूं, नेगेटिव डेरिवेटिव का मीन्स क्या है, माइनस डो फाइ अपॉन डो एक्स। चलो इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा डो एक्स। तो इसी की डायरेक्शन में ये वेलोसिटी कंपोनेंट देगा u। बात करें दोस्तों इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा माइनस डो फाइ अपॉन डो वाई। तो इसी डायरेक्शन में ये वेलोसिटी कंपोनेंट देगा, ध्यान रखना है आपने। अब बात करेंगे क्यों ये इरोटेशनल फ्लो के केस में एग्जिस्ट करता है। चलिए देखते हैं। तो यहां पे हम दोस्तों रोटेशनल कंपोनेंट पढ़ने वाले हैं, जो होता है हाफ डो वी अपॉन डो एक्स माइनस डो यू अपॉन डो वाई। अब क्या करेंगे हम, v और u का वैल्यू रखते हैं यहाँ पे और देखते हैं क्या आएगा। रखेंगे यहाँ पे हाफ डो अपॉन डो एक्स माइनस डो फाइ अपॉन डो वाई, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, चलो बाद में करते हैं, डो अपॉन डो वाई माइनस डो फाइ अपॉन डो एक्स। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस ही रहेगा, इससे कट जाएगा, तो ये आएगा दोस्तों जीरो। अगर ये जीरो आ रहा है, अगर ये जीरो आ रहा है, मतलब ये ओमेगा जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, फ्लो कैसा है, फ्लो है इरोटेशनल। अगर दोस्तों ओमेगा जीरो आता है, रोटेशनल कंपोनेंट जीरो आता है, इट मींस फ्लो विल बी इरोटेशनल। और अगर ये जीरो नहीं आता है, इट मींस फ्लो विल बी रोटेशनल, ठीक है। तो ये जीरो आ चुका है, इसका मतलब है फ्लो कैसा है, इरोटेशनल फ्लो है। और ये कब आया है जीरो, जब हमने दोस्तों वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को यहाँ पे रखा है, तब जाके ये जीरो आया। तो हम बोल सकते हैं इरोटेशनल फ्लो के केस में आपका वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों, 3 पाइप्स ऑफ लेंथ 800 मीटर, 500 मीटर, 400 मीटर एंड ऑफ डायामीटर 500 mm, 400 mm and 300 mm respectively are connected in series. These pipes are to be replaced by a single pipe of length. Find the diameter of the single pipe. देखो इतना ही क्वेश्चन दिया है, ठीक है। मुझे लगता है कि इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहिए था इनको। चलिए बात करते हैं क्या मतलब है इन सभी पैरामीटर्स का। यहाँ पे दोस्तों 3 पाइप दिए हैं, एक का लेंथ दिया है 800 मीटर, एक का लेंथ दिया है 500 मीटर, एक का लेंथ दिया है 400 मीटर और इनके डायामीटर भी दिए हैं। मतलब 800 मीटर वाले पाइप का डायामीटर है 500 mm, 500 का 400 और 400 वाले का है 300। उसके बाद हमने क्या किया, उनके बाद हमने इनको एक सिंगल पाइप में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां पे पूछा है कि उस सिंगल पाइप का डायामीटर कितना होगा, जबकि लेंथ क्या है, लेंथ इन तीनों के बराबर है। लेंथ इन तीनों के बराबर, ये नहीं बोला है यहां पे, बट हम फिर भी ले रहे हैं। जब यहां पे नहीं दिया है तो लेंथ तीनों के बराबर है, तो उस केस में आपने बताना है डायमीटर कितना होगा। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों, ये केस है आपका सीरीज का। ये जो पाइप कनेक्ट है ये सीरीज का केस है। मतलब एक पाइप ये है, उसके बाद एक पाइप ये है, उसके बाद एक पाइप ये है। मैं डायमीटर नहीं बना रहा हूं यहां पे। ये 800 मीटर है, ये 500 है, आई थिंक 500 है, ठीक है, और ये 400 है। इसका डायमीटर दिया है, इसका डायमीटर दिया है, इसका मतलब कि ये डायमीटर दिया है, ये वाला दिया है और ये वाला दिया है। अब यहाँ पे इसको हटा के एक सिंगल पाइप लगा दिया जाता है इसी लेंथ का, जितनी लेंथ में ये है इसी लेंथ का एक सिंगल पाइप लगा दिया जाता है। अब आपने बताना है कि इसका डायमीटर कितना रखेंगे। तो देखो इस पाइप को, पहली बात तो ये क्या बोलते हैं, इस पाइप को इक्विवेलेंट पाइप। अब दोस्तों इक्विवेलेंट पाइप की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी। भाई देखो, अगर हम किसी को किसी के इक्वल रख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो बराबर है, हर चीज में बराबर है। तो यहां पे दोस्तों इक्विवेलेंट पाइप भी इन्हीं जैसा होगा। किस रेस्पेक्ट में दोस्तों, इसमें जो हेड लॉस होगा प्लस इसमें जो हेड लॉस होगा वो दोनों बराबर होंगे। इसमें जो डिस्चार्ज होगा प्लस इसमें जो डिस्चार्ज होगा दोस्तों भी दोनों बराबर होंगे। इसमें डिस्चार्ज और इसमें डिस्चार्ज दोनों बराबर होंगे। अगर मैं बोल रहा हूं इसमें Q जा रहा है तो इसमें भी Q जाएगा। इसमें H हेड लॉस है तो इसमें भी H हेड लॉस होगा। तो यहां पे हम पहले तो निकालेंगे इन तीनों पाइप में हेड लॉस और फिर इसमें हेड लॉस निकालेंगे, दोनों को बराबर रख देंगे और वहां से दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अगर सीरीज का केस है, ध्यान रखना है, इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीरीज के केस में क्या इक्वल होता है और क्या डिफरेंट होता है। हेड लॉस दोस्तों ये वेरी करता है, जबकि डिस्चार्ज ये कांस्टेंट होता है। भाई एक बात बताओ, अगर यहाँ से क्यों डिस्चार्ज आ रहा है तो क्यों तो पास ही करेगा, मतलब क्यों ही तो पास करेगा। यहाँ से कोई ब्रांच थोड़ी निकली है कि इधर चला जाएगा या इधर चला जाएगा, क्यों ही पास करेगा। जब क्यों एंटर किया है तो क्यों ही पास करेगा। बट दोस्तों यहाँ पे फ्रिक्शन इतनी लेंथ में लग रहा है, आगे फिर बढ़ेगा, लेंथ इतना हो जाएगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ तक पहुँचने पर लेंथ इतनी हो जाएगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो फ्रिक्शन ज़्यादा हो रहे हैं तो हेड लॉस कम होता जा रहा है, मतलब हेड लॉस बढ़ता जा रहा है, सॉरी हेड लॉस बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे हेड लॉस बढ़ता है जबकि डिस्चार्ज कांस्टेंट रहता है। इसके अपोजिट होता है दोस्तों पैरेलल केस। पैरेलल में क्या होता है, हेड लॉस बराबर होगा जबकि डिस्चार्ज क्या करेगा दोस्तों, डिस्चार्ज आपका डिवाइड करता है, ठीक है। डिस्चार्ज अलग होता है और हेड लॉस बराबर होता है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, मैं हेड लॉस निकालने वाला हूँ HL, ठीक है। तो ये हो जाएगा H1 प्लस H2 प्लस H3। अब देखो H1 H2 H3 आप सभी को पता होगा कैसे निकालते हैं। H1 प्लस H2 प्लस H3,
ये हो जाएगा दोस्तों H1 निकालेंगे, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, FLQ1 स्क्वायर, यहाँ पे 1 लगा देंगे, अपॉन 12.1 D1 की पावर 5। वहीं पे दोस्तों H2 के कैसे निकालेंगे, FL2Q2 स्क्वायर अपॉन 12.1 D2 की पावर 5, और H3 क्या हो जाएगा, FL3Q3 स्क्वायर अपॉन 12.1 D3 की पावर 5। अब देखो ये किसके इक्वल है, ये दोस्तों इक्विवेलेंट पाइप के हेड लॉस के बराबर है, मैंने आपको बताया था। तो उसमें लगाएंगे हम FL कैपिटल L Q स्क्वायर अपॉन 12.1 D की पावर 5। अब यहाँ पे F सभी का कांस्टेंट होगा क्योंकि मटेरियल सेम। अब देखो Q भी सेम है, Q भी सेम है, मतलब जितना यहाँ से पास की एंटर किया इतना ही बाहर निकला है, तो जितना यहाँ पे होगा Q इतना ही यहाँ पे आएगा दोस्तों। और इक्विवेलेंट पाइप में भी आपका Q सेम होगा, इसलिए Q को भी मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया है, कैंसिल आउट कर दिया है। अब हमारे पास क्या बचा है, 12.1 से 12.1 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचेगा दोस्तों, फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, L अपॉन D की पावर 5 इक्वल टू L1 अपॉन D1 की पावर 5 प्लस L2 अपॉन D2 की पावर 5 प्लस L3 अपॉन D3 की पावर 5। तो चलिए रखते हैं, सभी वैल्यूज को रखते हैं। रखने के बाद अब जब निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। एक बार इसको चेक कर लेना ऑप्शन नंबर सी है या क्या है, ठीक है। यह आपका काम है, मैंने आपको बता दिया है कि किस टाइप से निकालना है। तो अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 पर। इस सैंपल ऑफ ड्राई सोइल वेट 68 grams, find the volume of void if the total volume of sample is 40 ml and the specific gravity of solid is 2.61। यहां पे दोस्तों एक सैंपल है सोइल का, लेट्स सपोज ये हमारा सोइल सैंपल है, ठीक है, जिसका ये ड्राई है दोस्तों। ये कैसा है, ड्राई है, ध्यान रखना है, ड्राई है मतलब बिल्कुल सूखा है, इसमें कोई भी पानी नहीं है, इसमें मॉइस्चर कंटेंट की मात्रा क्या है दोस्तों, 0 है। तो इसका वेट दिया है 68 ग्राम। इस पूरी सोइल का वेट कितना दिया है, 68 ग्राम। तो यहां से यहां तक का जो वेट हो जाएगा ये हो जाएगा 68 ग्राम। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। यहां तक दोस्तों वॉइड है और ये है सॉलिड, ये क्या है, वॉइड है और ये सॉलिड है। तो आपने ये वाला वॉल्यूम फाइंड करना है, वी आपने फाइंड करना है। ये कितना दिया है दोस्तों, ये हमको नहीं दिया है, ये वीएस हमको नहीं दिया है। हमको क्या दिया है दोस्तों, हमको सिर्फ 68 ग्राम इस पूरी सॉइल का वेट दिया है और वॉल्यूम ऑफ सैंपल, पूरा वॉल्यूम ऑफ सैंपल कितना दिया है दोस्तों, ये दिया है 40 ml। अब आपने निकालना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ये वाला VW आपने VV आपने निकालना है। तो चलिए देखो, यहां से अगर मैं बात करूं टोटल वॉल्यूम की तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा VV प्लस VS के बराबर। आपके पास V है 40, यहां रख देंगे, VV यहां से निकालेंगे दोस्तों। अगर VS आपको पता होगा तभी आप निकाल पाएंगे VV। VS कैसे निकालेंगे, इसके लिए दोस्तों देखो, इसके लिए हमको क्या चाहिए, इसके लिए हमको चाहिए दोस्तों WS अपॉन GS, ठीक है, WS अपॉन GS ऐसे निकालते हैं हम, ठीक है। आपको पता होगा GS कैसे निकालते हैं, GS निकालते हैं गामा S अपॉन गामा W से। गामा W यहाँ पे हमने 1 लिया है और गामा S हो जाएगा WS अपॉन VS। तो यहाँ से ये इधर आ जाएगा GS, तो VS हो जाएगा आपका WS अपॉन GS के इक्वल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर बात आती है, चलो VS तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, बट WS कहाँ से निकालेंगे दोस्तों, मतलब वेट ऑफ सॉलिड कहाँ से निकालेंगे। तो देखो ये दिया है आपको 68, क्यों, क्योंकि दोस्तों
जो ड्राई सॉइल है उसमें मॉइस्चर नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एयर है, और एयर का वेट हम क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं। एयर का वेट हम जीरो कंसिडर करते हैं। तो हम बोल सकते हैं नहीं कि जो ड्राई सॉइल है उसमें जो भी वेट है वो किसके कारण है, सॉलिड के कारण है, उसमें हवा का कोई भी वेट नहीं है। तो हम 68 को क्या बोलेंगे, 68 को बोलेंगे WS। यहाँ पे रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे रखेंगे, ये हो जाएगा आपका VV इक्वल टू V माइनस VS। ये है कितना 40 और ये कितना है WS अपॉन GS। अब देखो ये हो जाएगा 40 माइनस 68 अपॉन 2.65। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा दोस्तों आपका 40 माइनस 68 अपॉन 2.65, ये आएगा आपका 14.34, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। क्वेश्चन नंबर 57 है दोस्तों, द कैपिलरी राइज इन वन soil sample having D10 0.05 mm is 52 सेंटीमीटर। देखो एक सॉइल दी है यहाँ पे जिस पर दोस्तों जिसका जो D10 है इफेक्टिव साइज, मतलब इफेक्टिव साइज ऑफ ग्रेन, ये है दोस्तों आपका D10 इक्वल टू 0.05 mm। उसमें दोस्तों जो कैपिलरी राइज दिया है ये दिया है 52 सेंटीमीटर। If another soil having D10 0.10 and same void ratio as of first soil, then the value of capillary rise in second soil। देखो एक soil दिया है जिसमें D10 दिया है आपको 0.05 और इसमें जो H आया है कैपिलरी राइज ये आया 52 सेंटीमीटर। अब जो दूसरी soil है उसमें D10 दिया है 0.10। अब आपने इसमें H बताना है कितना आएगा। E यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी दोस्तों सेम है, दोनों में E क्या है, सेम। E मतलब वोइड रेशो दोनों का सेम है। अब आपने बताना है कि सेकंड सोइल का में जो कैपिलरी का राइज आएगा वो कितना आएगा। पहली बात तो ये राइज क्यों होता है, जो कैपिलरी राइज होता है ये क्यों होता है दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों ड्यू टू कोहेजन प्लस सरफेस टेंशन। सोइल में दोस्तों ये जैसे सोइल है इस टाइप की, तो ये जो आपके वॉइड हैं ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये वॉइड इंटरकनेक्टेड होते हैं तो कुछ एक टाइप की ट्यूब सी बना लेते हैं जिसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। इसके थ्रू से वाटर राइज करता है और इसका फॉर्मूला क्या है ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। HC कैपिलरी राइज ये हो जाएगा दोस्तों C अपॉन E D10। अब देखो C क्या है, E क्या है, D10 क्या है। देखो E और D10 तो आपको पता है, E क्या है, वोइड रेशो है। यहाँ पे C क्या है दोस्तों, C है एक कांस्टेंट, ठीक है, जिसका वैल्यू हम अगर नहीं दिया है 0.05 लेके चलते हैं और अगर दिया है तो उसी को यूज करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों देखो दो सोइल दी है इसलिए हम C का वैल्यू इक्वेशन से निकालेंगे। चलिए कैसे, तो फर्स्ट के लिए हो जाएगा 52 इक्वल टू C और E इंटू D10। D10 कितना दिया है 0.05, तो यहाँ से C निकल जाएगा 52 इंटू 0.05 E, तो ये आ जाएगा दोस्तों 2.6 E, ठीक है। C कितना आया 2.6। अब चलिए सेकंड देखते हैं, सेकंड सोइल में तो HC आ जाएगा आपका C अपॉन E D10। C कितना है अभी हमने निकाला 2.6 E अपॉन E इंटू D10। अब D10 कितना है दोस्तों, दिया है 0.10, तो E से E कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 26 सेंटीमीटर, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58, द सरफेस
of a saturated clay deposit is located permanently below the, इसको काट देना, ground water table. The clay has natural water content of 43% and specific gravity of 2.7. The vertical intergranular pressure at the depth of 11 मीटर. तो यहाँ पे क्या पूछा है दोस्तों, चलिए बात करते हैं. देखो ये हमारा ग्राउंड वाटर है, इसके नीचे दोस्तों यहाँ पर क्ले दिया है. द सरफेस ऑफ सैचुरेटेड क्ले डिपॉजिट इज लोकेटेड परमानेंटली बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल. तो यहाँ पे दोस्तों ग्राउंड वाटर टेबल है. लेट्स सपोज यहाँ पे ग्राउंड वाटर टेबल है और यहाँ पे है क्ले, ये है आपकी क्ले. ठीक है, इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं. यहाँ पे ये है आपकी ग्राउंड वाटर टेबल और यहाँ पे दोस्तों क्ले. अब देखो वाटर लेवल यहाँ है तो ये तो फुली सैचुरेटेड होगी, फुली सैचुरेटेड. और इसमें दोस्तों वाटर कंटेंट दिया है 43%. तो यहां पे दोस्तों इस लेवल से 11 मीटर पर आपने निकालना है इंटर ग्रैनुलर प्रेशर. इंटर ग्रैनुलर प्रेशर निकालना है आपको, जिसको बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस. इसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस. देखो इंटर ग्रैनुलर स्ट्रेस क्या होता है, यहां पे लिखा है दोस्तों इंटर मतलब बीच का. किसके बीच का, जो ग्रेन्स होते हैं उसके बीच का स्ट्रेस. अब जो ग्रेन स्ट्रेस लगाएंगे दोस्तों, ग्रेन पर जो स्ट्रेस लगेगी उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे दोस्तों इफेक्टिव स्ट्रेस. जबकि जो वाटर पे स्ट्रेस लगती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्योर वाटर स्ट्रेस. वैसे जो प्योर वाटर स्ट्रेस है दोस्तों ये वाटर पे नहीं लगती है, वाटर लगाता है पार्टिकल्स के ऊपर. वाटर कैसे लगाता है, पार्टिकल के ऊपर. ये पार्टिकल्स है, ठीक है, ये वॉइड है दोस्तों. तो यहाँ पे होगा और ये इस टाइप से पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स लगाएगा और इसको दूर कर देगा. ठीक है, उसको बोलेंगे दोस्तों प्योर वाटर प्रेशर. और जो इसके सरफेस पे लगती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस या इंटर ग्रैनुलर स्ट्रेस. तो यही आपने निकालना है 11 मीटर बिलो दी वाटर लेवल. तो चलिए बात करते हैं कैसे इसको निकालेंगे. तो देखो दोस्तों सबसे पहले हम निकालेंगे सिग्मा, टोटल स्ट्रेस. टोटल स्ट्रेस क्या होता है, टोटल स्ट्रेस होता है गामा इंटू एच. ये गामा कौन सा लेंगे दोस्तों, जो भी वहां पे कंडीशन होगी उसी का गामा लेंगे. वहां पे कंडीशन कैसी है दोस्तों, सैचुरेटेड कंडीशन है तो ये सैचुरेटेड हो जाएगा. अब गामा सैचुरेटेड निकालने का तरीका है जी प्लस ई एस अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू. अब यहाँ पे एस क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा दोस्तों 1, क्योंकि फुली सैचुरेटेड है सॉइल तो एस हो जाएगा 1. तो यहाँ से हम निकालेंगे गामा एस इक्वल टू जी. जी कितना दिया है, 2.7 दिया है, प्लस ई कितना दिया है दोस्तों, ई हमें नहीं पता है, ई नहीं पता है तो ई एस इक्वल टू हम डब्ल्यू जी लगाएंगे यहाँ पे डब्ल्यू जी. डब्ल्यू हमारा है 0.43, जी अभी हमने देखा है 2.7. नीचे भी हम क्या रखेंगे दोस्तों, नीचे भी हम ई को किसके इक्वल रखेंगे, डब्ल्यू जी के इक्वल रखेंगे, क्योंकि एस हमारा कितना है, 1 है. तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.43 इंटू 2.7 और इंटू कर देंगे 9.81. क्यों, क्योंकि गामा डब्ल्यू हमने लिया है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. ठीक है, अब चलिए इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है. गामा एस 2.7 प्लस 0.43 इंटू 2.7 अपॉन में 1 प्लस 0.43 इंटू 2.7 इंटू 9.81. तो ये आ रहा है दोस्तों गामा एस इक्वल टू 17.53 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, अब हमने निकालना है इफेक्टिव स्ट्रेस. 11 मीटर पर इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी होगी, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए प्योर वाटर प्रेशर म्यू का वैल्यू कितना होगा. तो गामा डब्ल्यू इंटू एच होता है
ठीक है, सिंपल है। 9.81 इंटू 11, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9.81 इंटू 11, ये हो जाएगा दोस्तों 107.91 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब चलिए अब निकालेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस, जो कि होता है टोटल स्ट्रेस माइनस म्यू। टोटल स्ट्रेस कितना होगा दोस्तों, गामा एच है हमारा 17.53 इंटू 11 माइनस 107.91, तो यहां से आएगा आपका 84.89, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। तो दिया है दोस्तों 84.92, हमारा कितना आ रहा है, हमारा आ रहा है दोस्तों 84.89, मतलब दोनों सिमिलर हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 59 की। क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों आपके सामने। इन नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले लेयर सेटल 2 सेंटीमीटर व्हेन द इफेक्टिव स्ट्रेस इज इंक्रीज फ्रॉम 80 to 160 kilonewton per meter square. When the effective stress is further increased to 320 kilonewton per meter square, the further settlement will be. तो देखो यहाँ पे सोइल दिया है नॉर्मली कंसोलिडेटेड सोइल NCC, ठीक है, और इसका जो सेटलमेंट दिया है दोस्तों ये दिया है 2 सेंटीमीटर। कब दिया है दोस्तों, जब इस पर जो स्ट्रेस है वो 80 से बढ़ाकर 160 कर दी गई, मतलब यहाँ पे डेल्टा सिग्मा कितना हो जाएगा 80 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या किया गया दोस्तों, अब सेकंड स्टेज में फिर से स्ट्रेस को बढ़ा दिया गया, कितना हो गया दोस्तों 320। अब आपने बताना है जब एडिशनल सेटलमेंट आएगा उसका वैल्यू कितना होगा, जो फर्दर सेटलमेंट होगा उसका वैल्यू कितना होगा। तो देखो मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, इस फॉर्मूले से इसको निकालने की कोशिश करते हैं, mv डेल्टा सिग्मा इंटू एच नो। बट दोस्तों जो mv है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, वॉल्यूम ये सोइल सेम सोइल में सेम नहीं होती, ये सेम सोइल में सेम नहीं होगी, ये दोस्तों स्ट्रेस की रेंज पे डिपेंड करती है। अगर स्ट्रेस की रेंज सेम है तभी जाके आप एमवी को सेम लेंगे। अब देखो यहाँ पे स्ट्रेस कितनी है 80 टू 160, मतलब कि 80 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितना है 160 टू 320, मतलब 160 का डिफरेंस है। तो जो रेंज है वो डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे हम दोस्तों एमवी नहीं लेंगे। हम क्या करते हैं एमवी को कांस्टेंट ले लेते हैं, डेल्टा सिग्मा रखेंगे, एस नोट हमारा दोनों में बराबर आएगा ही, ठीक है, तो यहां से निकाल लेंगे। बट ऐसा नहीं करना है आपने देखना है कि अगर स्ट्रेस रेंज सेम है तभी आप एमवी को कांस्टेंट लेके चलेंगे, अदरवाइज एमवी विल बी वेरी। तो चलिए इसको निकालने का तरीका देखते हैं, कैसे इसको निकालेंगे। तो देखो आपने इनिशियल सेटलमेंट का एक फॉर्मूला देख रखा है, डेल्टा एच इक्वल टू एच नोट सी सी कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन अपॉन 1 प्लस ई नोट, मतलब इनिशियल वॉइड रेशो, log 10 डेल्टा सिग्मा प्लस सिग्मा नोट अपॉन सिग्मा नोट, ये आपने देखा है। तो मैं ले रहा हूं दोस्तों फर्स्ट केस नंबर फर्स्ट, 80 टू 160 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की रेंज में। तो देखो यहाँ पर सिग्मा नोट क्या हो जाएगा, सिग्मा नोट हो जाएगा इनिशियल स्ट्रेस 80 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डेल्टा सिग्मा कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस, ये भी आएगा कितना 80 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे रखेंगे सभी चीज़ों को, इसको हम अभी एज इट इज रहने देते हैं।
आगे देखेंगे इसका क्या करना है। तो देखो डेल्टा एच हो जाएगा आपका, इसको मैं कांस्टेंट मान रहा हूँ, कांस्टेंट दोनों में खत्म होना है तो इसको छोड़ के चलते हैं। कांस्टेंट दोनों में खत्म होना है, जब मैं डिवाइड करूंगा उसमें से भी ये कट जाएगा, तो इसलिए मैं इसको छोड़ के चल रहा हूँ। तो ये आ जाएगा log 10 ऊपर 160 नीचे 80, तो इससे कट जाएगा, कितना आएगा डेल्टा एच 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 2 log 10। तो ये तो डेल्टा H1 आया है। अब बात करते हैं डेल्टा H2 की। अब बात करते हैं दोस्तों डेल्टा H2 की। चलिए नीचे करते हैं, चलो इसको हटा देते हैं, डेल्टा H2 की। तो डेल्टा H2 में कितना रेंज है 160 टू 320 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। कांस्टेंट आपका हमने यहाँ पे नहीं रखा है क्योंकि वो कटना है तो कोई फायदा नहीं है, log 10। और यहाँ पे डेल्टा सिग्मा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस 160, और इनिशियल स्ट्रेस कितना हो जाएगा 160, अपॉन में कितना होगा दोस्तों 160, ठीक है। तो ये भी कितना आ रहा है, ये भी 2 ही आ रहा है। तो यहाँ पे डेल्टा H1 अपॉन डेल्टा H2 कितना आ जाएगा, log 10 2 अपॉन log 10 2, मतलब कटने के बाद 1 आ रहा है। यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं दोस्तों डेल्टा H1 इक्वल टू होगा डेल्टा H2। डेल्टा H1 कितना था 2 सेंटीमीटर, डेल्टा H2 भी कितना होगा 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 सेंटीमीटर। अब देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपने बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है दोस्तों रिलेटिव कंपैक्शन एंड रिलेटिव डेंसिटी आर सेम, मतलब रिलेटिव कंपैक्शन और रिलेटिव डेंसिटी दोनों सेम होती है। चलिए बात करेंगे इसके ऊपर। तो देखो दोस्तों रिलेटिव कंपैक्शन क्या होता है, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है दोस्तों गामा डी मैक्स इन फील्ड अपॉन गामा डी मैक्स इन लैब। मतलब आपने सेम सोइल सैंपल लिया है, सेम सोइल सैंपल लिया है दोस्तों, और उस पर कंपैक्शन किया है फील्ड में, उसी पर दोस्तों कंपैक्शन किया है लैब में। मतलब सेम सोइल के 2 सैंपल बनाए आपने, ठीक है। एक पर किया है फील्ड में कंपैक्शन, एक पर किया है लैब में कंपैक्शन, और निकाला है उसमें ड्राई मैक्सिमम डेंसिटी। मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी फील्ड में और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी लैब में, दोनों का रेशो करेंगे, इसको बोलेंगे रिलेटिव कंपैक्शन, ठीक है। और वहीं पे दोस्तों रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालते हैं, आई डी इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मीन। तो देखो दोनों डिफरेंट है दोस्तों, दोनों डिफरेंट है, इसलिए ये तो गलत हो जाएगा। ध्यान रखना है रिलेटिव कंपैक्शन की बात करें या फिर रिलेटिव डेंसिटी की बात करें, दोनों हम कोर्स ग्रेन्ड सोइल में निकालते हैं, बिकॉज कोर्स ग्रेन्ड सोइल में क्या होता है दोस्तों आपका कोहिजन 0 होता है, और जहां पे भी कोहिजन 0 होगा वहां पे हम दोस्तों आसानी से कंपैक्शन कर पाएंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, वाइब्रेटरी रोलर आर इफेक्टिव फॉर कोहिजिव सोइल। देखो वाइब्रेटरी रोलर हम किसके लिए यूज करते हैं दोस्तों, कोर्स ग्रेन्ड सोइल के लिए, और मोस्टली किसके लिए दोस्तों, सैंड के लिए, ठीक है। वाइब्रेटरी रोलर हम किसके लिए यूज करते हैं, सैंड के लिए, जो कि एक कोर्स ग्रेन्ड सोइल, ध्यान रखना है आपने। फिर बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी की, मतलब ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है दोस्तों 0 एयर वॉइड एंड 100% सैचुरेशन लाइंस आर सेम। यहाँ पे बोला है कि जो जीरो एयर वॉइड लाइन होती है और 100% सैचुरेशन लाइन होती है वो सेम होती है। बात करेंगे अब इसकी। फिर बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, फॉर डेंस एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वॉइड्स रेशो आर आइडेंटिकल, मतलब दोनों सेम होते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम वॉइड रेशो। तो ये तो देखने से गलत लग रहा है बिल्कुल, ठीक है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 0 एयर वॉइड लाइन एंड दी 100% सैचुरेशन लाइन आर सेम। देखो 0 एयर वॉइड लाइन क्या है दोस्तों, हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं
जिसमें निकालते हैं दोस्तों जीरो एयर वॉइड लाइन। क्या मतलब है इसका? सॉइल को दोस्तों इतना कंपैक्ट करते हैं कि उस पर क्या होता है दोस्तों, उसमें मौजूद जितने भी वॉइड्स होते हैं वे बिल्कुल एलिमिनेट हो जाते हैं, बिल्कुल निकल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, उसमें अब कितने वॉइड बचे हैं दोस्तों? 0 बचे हैं। तो उस टाइम दोस्तों जो भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं उस ग्राफ में, इस टाइप से एक ग्राफ होता है, इधर हम क्या लेते हैं, इधर हम लेते हैं दोस्तों गामा ड्राइव और एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे करके, इसको बोलते हैं दोस्तों जीरो एयर वॉइड लाइन। ठीक है, जीरो एयर वॉइड लाइन। अब देखो जब उसमें आपका जीरो एयर वॉइड है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है, वो 100% सैचुरेटेड भी तो होगी। 100% सैचुरेशन में भी तो ऐसे ही होता है दोस्तों। 100% सैचुरेशन में क्या होता है, जो भी पूरी सॉइल है, ये इसके ऊपर के वॉइड है, ये पूरी तरह से दोस्तों वाटर से फिल होते हैं, वाटर से पूरी तरह फिल होते हैं। मतलब कि इसमें वॉइड क्या है, मतलब एयर क्या है दोस्तों, इसमें एयर 0 है। एयर कंटेंट कितना है, एयर कंटेंट 0 है, क्योंकि एयर को किसने रिप्लेस कर दिया है, एयर को रिप्लेस कर दिया है दोस्तों वाटर ने। इसलिए हम बोलेंगे जीरो एयर वॉइड लाइन एंड दी 100% सैचुरेशन लाइन आर आइडेंटिकल और सेम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 10 क्वेश्चन। देखो नंबर पे मत जाना कि 10 ही क्वेश्चन कराए हैं। 10 क्वेश्चन में हमने दोस्तों बहुत सारी चीज़ें अच्छी जानी हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसी टाइप से आगे के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे, प्लस कुछ एडिशनल चीज़ें मैं आपको साथ के साथ बताते चलूँगा, जिससे कि आपके जो जेईई का एग्ज़ाम आपका आने वाला है उसमें आपको हेल्प हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ।